नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं के काला असाइनमेंट प्रश्न पत्र है उसके जो क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमने 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन पेपर है उनका विभाग सी है उसका सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे विभाग ए, जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, आंसर क्या आएगा? तो जो 4 विकल्प है उनमें से हमें लिखना है। पहला है वेतन के साथ ऊपरी आमदनी भी लेना, दूसरा है गाड़ियों कहाँ जाएंगी, तीसरा है हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते, और चौथा जो डी है अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। तो आंसर आएगा सी, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते। दूसरा है राम का मुकुट इतना भारी उड़ता है कि ऑप्शन ए उन्हें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, ऑप्शन बी मुकुट धारण ही नहीं करते, सी राम उस बोझ से कराह उठते हैं, या डी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, राम उस बोझ से कराह उठते हैं। तीसरा है लेखक अपने पुश्तैनी मकान में हमेशा कहाँ बैठते थे? ए है आंगन, बी पूजा वाले कमरे में, सी छत, डी दालान। आंसर आएगा डी दालान में बैठते थे। चौथा है सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? ए राधा, बी रूपा, सी रोहिणी, डी रश्मि। आंसर आएगा ऑप्शन ए राधा। पांचवा है अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया? ऑप्शन ए रेडियम, बी यूरेनियम, सी पृथ्वी, डी कुछ भी नहीं। आंसर आएगा सी पृथ्वी। छठा है किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? 1918, 1928, 1914 या 29? तो आंसर आएगा 1928, ऑप्शन बी। सातवां है खटका होने पर दरवाज़ा खुला तो? ऑप्शन ए है प्रकाश खड़ा है, बी है कुत्ता खड़ा है, सी है मित्र खड़ा है, या डी कोई नहीं खड़ा है। तो आंसर आएगा बी कुत्ता खड़ा है। आठवां है नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद या नरेश मेहता? तो आंसर आएगा मुंशी प्रेमचंद। अब है रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। अकेली रचना है उसके साथ पात्र आएंगे राधा भाभी। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। जब हम 10वां हमारा आंसर लिखते हैं सुभाष मानव, सुभाष महामानव, वजीर अली या महात्मा गांधी? तो आंसर आएगा महात्मा गांधी। 11वां है घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है? ठीक है, हम घाव पर रेडियम है उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो आंसर आएगा हमारा नासूर के रोगियों की चिकित्सा में रेडियम बहुत उपयोगी है। घाव के निकट जाते ही रेडियम का प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके साथ जो उसके विष है उसको दूर कर देता है, तो इस प्रकार उपयोगी है। अब है बुजुर्ग मित्र लेखक ने परसाई जी से क्या कहा? ऐसा क्या कहा उन्होंने परसाई जी से? तो बुजुर्ग जो हैं मित्र ने लेखक से ये कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन, वे उसे बड़े ठाट से बनाएंगे इसलिए वे कहीं बाहर ना जाए। 13वां है लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो आंसर है लेखक ने अपना पुश्तैनी घर है उसे बेचने का विचार किया। उसके बाद है सुभाष बाबू किसकी कल्पना में खोए हुए थे? तो सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पना में खोए हुए थे। 15। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। वंशीधर की हार क्यों हुई? तो अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी पंडित आलोपी दीन के भक्त थे। सबको ताज्जुब हो रहा था कि वे कानून के पंजे में आए कैसे। अदालत में तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। वंशीधर के गवाह जो थे वो लोभ से डावाडोल थे। सभी कर्मचारी आलोपी दीन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया, इसलिए वंशीधर की हार हो गई।
उसके बाद है पारस पत्थर का कार्य क्या है? तो पारस पत्थर का नाम प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में परिवर्तित कर देता है। 17वां है लेखक अपना जन्मदिन है क्यों छिपाता है? तो लेखक नहीं चाहता कि लोग उसका जन्मदिन मनाएं और उसका अभिनंदन करें, इसलिए वो अपना जन्मदिन छिपाता है। उसके बाद है सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? तो सुभाष बाबू भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए निश्चिंत थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। अब उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। अब 7 या 8 वाक्य में हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर लिखना है। सोमा बुआ का जीवन संघर्ष अपने शब्दों में लिखिए। तो सोमा बुआ वैसे तो बड़ी जीवंत महिला है, पर जवान पुत्र की मृत्यु के सदमे से पति उसके घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए हैं। अब क्या होता है तो उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वो सन्यासी बनकर हरिद्वार जाके रहने लगे। पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ व इसके कारण एकाकी जीवन बिता रही है। एक कोठरी में मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी उसकी जाती है। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे सोमा बुआ का प्रति उनको कोई स्नेह नहीं रहता। पति पत्नी में अक्सर कहासुनी होती रहती है। उसके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोसन में जाना और किसी से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। बुआ पति से 2 मीठे बोल को तरस जाती है। सन्यासी को बिना बुलाए सोमा बुआ का किसी के साथ घर पर जाना या पड़ोस में किसी कार्यक्रम में शामिल होना वो उनको पसंद नहीं है। तो इस प्रकार बुआ पारिवारिक समस्या, उनके जीवन का अकेलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार है उसे झेल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका जीवन है वो संघर्ष में बीत रहा है। 21वां है पंडित अलोपी दिन के व्यक्तित्व का चारित्र है उसके बारे में वर्णन करना है हमें कि पंडित अलोपी दिन है वो कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है, उनके बारे में, उनका जो चारित्र है उनके बारे में परिचय देना है। तो पंडित अलोपी दीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। वे बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अफसरों, अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसार ही नहीं स्वर्ग पर भी लक्ष्मी का राज्य होने की बात कहते थे। वे न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी के खिलौने मानते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवा सकते हैं और कार्य सिद्ध होने पर स्वजन बांधवों को रुपये लुटाना उनका शौक था। तो इस प्रकार उनका ऐसा व्यक्तित्व था। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। सेक्शन बी है उसका वीडियो हम अब आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम आपके समक्ष रजू करेंगे। तो ऐसा है कि आपको ये मेरा सॉल्यूशन है वो उपयोगी साबित हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।